हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एचएसएससी के अंदर टीजीटी और पीजीटी में जो भी पेडागोजिकल थ्योरी है, लाइक हमारे पास में एनईपी से रिलेटेड एनईपी 2020। इस वीडियो के अंदर हमारे पास एनईपी 2022 आरटी 2009 के बारे में बताया जाएगा कुछ, और प्रोग्रेसिव कार्ड क्या होता है, एनसीएफ क्या होता है, एंड सम कुछ फुल फॉर्म्स होंगी। ठीक है, और ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है आप लोगों के देखने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं एक वन लाइनर में, मतलब एज ए क्वेश्चन की भूमिका निभाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं क्या है लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एनईपी 2022 है। एनईपी इज़ अ थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंट। ये आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई, सॉरी हाँ ठीक है 1968 में आई थी, एंड देन उसके बाद में 1986 के अंदर आई थी सेकंड वाली, और ये हमारे पास में थर्ड वन है। और 21वीं सेंचुरी की हम बात करें तो ये हमारे पास में फर्स्ट पॉलिसी है, और 34 सालों के बाद आप लोगों को ये पॉलिसी देखने के लिए मिली है जो 2020 में आई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इनके चेयरमैन है एनईपी 2020 के। कमेटी के हेड हैं जो इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंजन। ठीक है, जो हमारे पास एनईपी 2022 है इसके चेयरमैन भी हैं, और इसरो के भी चेयरमैन बोलते हैं क्यों के कस्तूरी रंजन। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो करंट हमारे पास में 10+2 सिस्टम था उसको रिप्लेस्ड किया गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब जानेंगे कि ये 5+3+3 ये 4+4 हमारे पास में क्या सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सिस्टम स्टार्ट होता है, ये हमारे पास में स्टार्ट होता है फंडामेंटल जो पीरियड होता है, फंडामेंटल चरण होता है, स्टार्टिंग वाला चरण को कहते हैं, जिसके अंदर हमने 5 बोला हुआ था। ठीक है ना, फर्स्ट वाले 5। इसके अंदर 3 साल तो स्कूलिंग एजुकेशन होती है, जिसके अंदर प्ले स्कूल आता है, जिसको हम बाल वाटिका भी बोल देते हैं, फिर प्ले स्कूल। ठीक है, फिर इसके अंदर सेकंड आ जाता है, फर्स्ट और सेकंड क्लासेज होती हैं जो उनकी बात करते हैं, और ये हमारे पास होता है 3 से 8 साल के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, अब फंडामेंटल जो स्टेज है इसके अंदर क्या होता है, क्या कंसिस्ट करती है, ये प्ले एक्टिविटी कंसिस्ट करती है। प्ले एक्टिविटी बेस्ड ऑन लर्निंग होती है, मतलब खेल खेल के सीखने वाली लर्निंग होती है। इसमें अच्छा व्यवहार, मतलब कैसे व्यवहार करना है, शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा वगैरह, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह कार्य, सहयोग आदि पर ध्यान देना भी शामिल होता है। तो इसके अंदर हमारे पास बताया जाता है सिंपली कि जो छोटा बच्चा है उसको कल्चर से रिलेटेड सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना है, आप लोगों का नैतिकता कैसी होनी है, व्यक्तिगत तौर पे किस प्रकार का होना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को फंडामेंटल वाले पीरियड में बताई जाती हैं। और इसके अंदर फिर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड भी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है प्री पैटर्नरी। इसको हम जो सेकंड स्टेज है इसको प्री पैटर्नरी कहते हैं, ये भी आप लोगों को रिमेंबर रखना है। इसके अंदर आ जाती है थर्ड टू 5th क्लास होती हैं। ठीक है, तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5th हो गया, तो ये 3 क्लास है, तो ये हमारे पास में 3 साल और हो जाएंगे, 8+3 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 11 ईयर की बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर है, इसमें धीरे धीरे खेल आधारित शिक्षा से फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मतलब अभी जो ऊपर वाला पीरियड था फंडामेंटल, उसके अंदर खेल आधारित शिक्षा थी, खेल खेल के सब कुछ करना था, सीखना था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ट्रांसफ़र करना है बच्चे को। यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एकदम से मोटी मोटी किताबें दे देंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ एक हल्की हल्की किताबें देंगे, किताबें पुस्तकें शामिल की जाएंगी, ताकि पढ़ने से सहित सभी विषयों जैसे लेखन हो गया, लिखना बोलना हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, कला, भाषा, विज्ञान, गणित का एक मूर्त आधार, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मूर्त आधार तैयार किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं पढ़ने के लिए ताकि आप लोगों को मूर्त चीज़ें आप लोग इजीली कर पाओ। ठीक है, जैसे 1 लिखा होगा तो एक एप्पल छाप देंगे, इस टाइप से ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम, जो मिडल एज आ जाती है। मिडल एज के अंदर आप लोगों को 6 to 8 क्लास देखने के लिए मिलेंगी, और 11 to 14 ईयर्स का बच्चा इसके लिए है। इस चरण में प्रत्येक विषय में
अधिक मूर्त मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आधारित विषय हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा और इनके अंदर क्या होगा, विषय के शिक्षकों की शुरुआत देखी जाएगी। मतलब जो शिक्षक हैं उनके प्रत्येक विषय के लिए एक अलग से शिक्षक आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए छात्र इस सत्र पर विज्ञान हो गया, गणित हो गया, कला हो गया, सामाजिक और मानविकी क्षेत्र में तैयार होंगे। मानविकी क्षेत्र एक प्रकार से हम कह सकते हैं वोकेशनली शिक्षा दी जाएगी, जो हमारे पास में एक प्रकार की जो व्यावसायिक शिक्षा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हाई स्कूल, हाई स्कूल के अंदर आप लोगों की 9 to 12 2 फेजेस के अंदर होगा, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा 9 and 10 हो जाएगा, फिर 11th and 12th हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, यह जीवन की आकांक्षाओं पर आधारित ध्यान और अधिक लचीलापन और छात्र की पसंद पर आधारित होगा, ठीक है। जो ये शिक्षा होगी बच्चे की पसंद पर आधारित होगी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का कोर्स ले सकता है, जैसे आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने का मन है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ने का मन है, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मन पसंदीदा स्ट्रीम चलेगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम प्रोग्रेस कार्ड की तरफ। ये प्रोग्रेस कार्ड क्या है, प्रोग्रेस कार्ड को जान लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्रेस कार्ड है इसके अंदर आप लोगों का हॉलिस्टिक मतलब 360 डेवलपमेंट या फिर जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है एक प्रकार की, वो है हमारे पास में जो प्रोग्रेसिव कार्ड होगा। इसके अंदर आप लोगों का बताया जाएगा कि बच्चे का दिमाग कैसा है, भावात्मक कैसा है और वो फिजिकली किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें इस कार्ड के अंदर आप लोगों की बताई जाएंगी। जैसे आप लोगों का 360 डेवलपमेंट होगा, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है एक प्रकार की, यूनिकनेस है ईच लर्नर मतलब प्रत्येक लर्नर के लिए एक प्रकार की यूनिकनेस है, जिसके अंदर कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया एंड साइकोमोटर डोमेन, ये सब चीज़ें रिपोर्ट इसके अंदर होंगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, इट विल इंक्लूड, जो ये रिपोर्ट है ये इंक्लूड करेगी सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट होगा और साथ के साथ में पीयर्स असेसमेंट, ठीक है। जो साथी होंगे आपके साथ में क्लास में पढ़ रहे होंगे उनका भी असेसमेंट होगा। फिर इसी में आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी हो जाता है, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो इत्यादि, ये सभी जो रिपोर्ट है इसके अंदर प्रोग्रेसिव कार्ड के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, है ना। और जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, जो ये प्रोग्रेस कार्ड है आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लिंक करता है बिटवीन स्कूल एंड होम के अंदर, घर और स्कूल को आपस में एक दूसरे से लिंक करता है कि बच्चे की सारी रिपोर्ट्स, जैसा भी व्यवहार होता है वो सारी रिपोर्ट्स टीचर्स घर पहुंचाते हैं और घर के बाद में फिर इनकी पेरेंट्स टीचिंग जो हमारे पास में मीटिंग वगैरह होती है वो बैठाते हैं। इस प्रकार आप लोगों का होम एंड स्कूल का एक दूसरे से लिंक हो जाता है इससे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं NEP 2020 डज नॉट फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। जो NEP 2022 है ये समेटिव असेसमेंट है, उस पर ना फोकस करके किस पे करती है, ये कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट पर फोकस करती है। ये आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट की तरफ हमारे पास में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कॉम्प्रहेंसिव ये समेटिव असेसमेंट की तुलना में, ठीक है। समेटिव का क्या होता है, समेटिव आप लोगों का होता है क्लास के लास्ट में, मतलब जब आप लोगों का कोर्स खत्म होने वाला होता है, ये एक प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेडिंग मतलब आप लोगों को लास्ट में होने वाला है, जब आप लोगों का एग्ज़ाम एंड होता है, जो सेशन एंड होता है तब समेटिव एग्ज़ाम लिया जाता है, समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट करना है, लगातार कंटिन्यूस डे बाय डे आप लोगों का अच्छे से असेसमेंट करते चलना है, इस बात पे ध्यान देता है जो NEP 2022 है। फिर बात कर लेते हैं न्यू, यहाँ पे हमारे पास में परख क्या है, ये एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है कि परख क्या है, परख एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, या फिर आ सकता है इनमें से कौन सा एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारे पास में परख हो जाता है, ठीक है। इट विल असेस, ये क्या करता है, स्टूडेंट लर्निंग एंड हेल्प, मतलब स्टूडेंट को पढ़ने में, एंड हेल्प देम टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, गैप्स एंड पोटेंशियल, ठीक है। जो ये हमारे पास में परख है, साथ के साथ आप लोगों का जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस, ये कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट था उसी की तरह है ये, मतलब ये उसका एक प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का, ठीक है।
ये बताता है कि बच्चे में कहाँ क्या वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, कोई गैप्स वगैरह, पोटेंशियल, मतलब क्या क्या पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का जो डाटा है ये इस परख के द्वारा किया जा सकता है। एक असेसमेंट का वो है ये, ठीक है, प्लेटफॉर्म। फिर बात कर लेते हैं जो परख है इसकी फुल फॉर्म क्या है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, एक प्रकार से होलिस्टिक डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं समानता और समावेशन है जो एनईपी के केंद्र में है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं समानता और समावेशन पर एनईपी ने ध्यान दिया है, एनईपी 2022 ने, इसलिए जो समावेशी कक्षा है उनका होना अनिवार्य है, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर सब प्रकार के बच्चे पढ़ लेंगे, प्रतिभाशाली भी और जिनमें कम प्रतिभा है वो भी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं फोकस ऑन, जो हमारे पास में एनईपी है इसने फोकस किस पे किया था, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर, ठीक है, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ अपना फोकस किया था, सबमेटिव को हटा के किया है, ये सब कुछ कंटिन्यूस किया था वहाँ पे, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट और ये फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। ये आप लोगों का साथ के साथ किया जाता है, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो तभी से स्टार्ट हो जाता है, और डायग्नोसिस करते रहते हैं कि कहाँ बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैसा हो रहा है, उस टाइप का ये असेसमेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास में आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड फोकस ऑन क्रिएटिव एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इससे क्या है, बच्चे को जो मल्टी डायमेंशनल, मतलब उस टाइप से आप लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग करनी है बच्चे की, एंड ये हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में आप क्या क्या सोच रख सकते हो, उसकी मल्टी डायमेंशनल बातें बताते हैं। जैसे एक पॉइंट की तरफ ना सोच के आप लोगों को एक प्रकार से खुला मुंह की तरह सोचना है, खुले व्यवहार की तरह, कि जैसे हमारे पास में टू की बात करते हैं, मैं आप लोगों के एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास में टू है तो टू को बस ये नहीं बताना है कि ये एक नंबर है, आप लोगों को ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना है कि टू एक इवन नंबर होता है, ये एक सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है, इस टाइप से ये सब चीज़ बतानी है, ये एक नेचुरल नंबर भी होता है, इस टाइप की जो थिंकिंग होती है उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, कि एक ही पॉइंट ना सोच के कि हम डायरेक्ट इसको कह दें कि टू एक हमारे पास में सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये ना सोच के आप लोगों को डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम एनईपी 2020 है, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाता है। ईसीसीई की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो हमारे पास में 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए जो भी केयर की जाती है कि इनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है एनसीपीएफ, एनसीएफ का मतलब होता है ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन यहाँ पे पी लगा दिया है तो पी का मतलब होता है पैडागोजिकल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है नेशनल कैरिकुलम पैडागोजिकल फ्रेमवर्क। फिर बाद में आप लोगों को दिख रहा है ईसीसीई, जो अभी बताया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हमारे पास में ये है, ठीक है। फिर है एफएलएन, एफएलएन क्या होता है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी बात कर लेते हैं, जो हमारे पास में 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए है, कि उनको फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए, उनको अंक गणित वगैरह ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और आप लोगों को जो प्यूपिल रेशो है प्राइमरी लेवल पर वो 30:1 है, और जो हमारे पास में टीजीटी लेवल है उसके ऊपर 35:1 होता है रेशो, ठीक है। वैसे तो टीजीटी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का टीचर होना ज़रूरी है, और यहाँ पे हमारे पास है 100 बच्चे होने पर एक हेडमास्टर का होना ज़रूरी हो जाता है, जैसे ही 100 बच्चे होते हैं तो हेडमास्टर ज़रूरी है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एफएलएन अबाउट 85% बच्चे का जो विकास है वह 6 साल तक की एज में ही हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एज इट इज बन के आ सकता है। फिर बात कर लेते हैं निपुण क्या है, निपुण हमारे पास में निपुण भारत गाइडलाइन है दैट स्टार्ट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें करता है, एक प्रकार की ऐसी गाइडलाइन है। इसके अंदर क्या बातें होती हैं, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, गुड हेल्थ, वेल बीइंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, एंड द कनेक्टिंग विद
इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट करने की बातें हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। जो हमारे पास में NCF था उसके अंदर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया जाता है। मतलब ये NEP 2020 है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र पर जोर दिया गया है, खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है, एंड ये आर्ट इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, मतलब कला के साथ में मिला के और स्पोर्ट्स को एक साथ जोड़ के खेल कूद वाली यही चीज़ें हैं, ठीक है। खेल कूद वाली शिक्षा स्टोरी टेलिंग मेथड्स पे बेस्ड है, एंड ICT इंटीग्रेटेड लर्निंग है। एक्टिविटी बेस्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये आप लोगों को इजीली समझ आ रहा होगा सब कुछ। यहाँ पे टॉय बेस्ड लर्निंग है, खिलौने आधारित शिक्षा, ठीक है। लास्ट वन इज खिलौने आधारित शिक्षा, आप लोगों को ये रहा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे RTE 2009। जो RTE 2009 है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। RTE 2009 है, इसका मतलब होता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो हमारे पास में 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। ये RTE 2009 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग बातें थी। फिर हमारे पास में RTE जो 2009 है यह पारित हुआ था, 2009 में तो पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, ठीक है। संसद वगैरह में और जो हमारे पास में राष्ट्रपति के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, राज्यसभा होती है, वहाँ पे 2009 में ही पारित हो गया था, और बाकी फिर इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और हमारे पास में इंडिया 135वीं कंट्री बन गई थी जिसके अंदर RTE एक्ट लागू था, ठीक है। RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी थी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं NCF 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके अंदर है, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फिर है विद्यालय के जीवन को बाहर के जीवन के साथ जोड़ना है। आप लोगों को ये CTET में भी देखने के लिए मिले होंगे इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। फिर है लर्निंग शिफ्ट, जो लर्निंग है उसको शिफ्ट करना है अवे फ्रॉम रोट मेथड, मतलब जो रोट मेमोराइजेशन मेथड था उससे दूर करना है जो लर्निंग है, ठीक है। समझ वाली लर्निंग को विकसित करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जो बालक है उसका सर्वांगीण चहुमुखी विकास करना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे परीक्षा को लचीला बनाना है और जीवन के साथ जोड़ना है। जो परीक्षा लेनी है बच्चे की उसको भी लचीला बनाना है। जैसे हमारे पास में जो भी बच्चा जिस भी हमारे पास में क्वालिटी है उसके अंदर उसी टाइप की एजुकेशंस वगैरह, उसी टाइप का उसका जो परीक्षा है ये सब चीज़ें लेनी है। एक ही मानक नहीं होना चाहिए, मतलब सभी का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए एक ही प्रकार का असेसमेंट प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की बातें करते हैं यहाँ पे, उनके लचीला होना चाहिए और जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे है बाल केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करना और बच्चे का इनरोलमेंट बढ़ाना, ठीक है। ये इनरोलमेंट बढ़ाने से मतलब क्या है, जो बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक पढ़ाई में रुचि बनाना और उनका एडमिशन दिलाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल को छोड़ देते थे, लेकिन उनका एडमिशन दिलाना, ये सब चीज़ें इनरोलमेंट की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करें और अपना कीमती कमेंट करना न भूलें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप लोगों का भी पता चले कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो किस टाइप से आ रही हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।